नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं जो पूरी तरह से सच्ची होती हैं। ये जो सच्ची कहानियों का जो शो है डीएनएम शो, इस पर आपको देश भर की जो अपराध की कहानियां होती हैं वो हम सुनाते हैं। आज की जो हम कहानी है वो मुरादाबाद की है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला पीतल नगरी के नाम से विख्यात है। मुरादाबाद का एक थाना होता है सिविल लाइंस। सिविल लाइंस थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो मई के पहले हफ्ते में, मई जो 2022 अभी बीता है, उसके पहले हफ्ते में सुमन पाल को फोन करते हैं और उसे थाने बुलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पति के बारे में जानकारी मिल गई है, अब आप आइए। दरअसल सुमन पाल 6 तारीख की सुबह सिविल लाइंस थाने में जाकर के अपनी पति के गायब होने की जानकारी देती है। सुमन पाल बताती है कि उसके पति मंदिर जाने के लिए उत्तराखंड गए हैं, लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आए, जबकि उनको शाम को वापस आ जाना था। पुलिस सुमन पाल से सवाल भी पूछती है कि अगर आपके पति मंदिर गए हैं तो आप साथ क्यों नहीं गई। सुमन पाल का जवाब था कि 12 साल का उसका एक बेटा है, उस बेटे को स्कूल से ले आना होता है, इस वजह से वो मंदिर नहीं गई। बहरहाल 6 तारीख को वापस चली जाती हैं और ठीक 1-2 दिन बाद ही पुलिस का उनके पास फोन आता है कि आप थाने आइए और आपके पति के बारे में जानकारी मिल गई है। सुमन पाल थाने के लिए चलती हैं। इधर पुलिस एक दूसरा फोन करती है नीरज पाल को, जो उसी गांव का रहने वाला है, जो महलादपुर सिविल लाइंस इलाके का गांव है, उसको फोन करती है नीरज पाल को, और नीरज पाल को भी थाने पर बुलाती है। नीरज पाल को फोन करने के साथ साथ जब वो बुलाने के लिए फोन करती है, 2 पुलिस वाले भी उस गांव में भेजे जाते हैं कि ताकि नीरज पाल कहीं फरार न हो जाए। बहरहाल नीरज पाल थाने चल करके आता है और सुमन पाल भी आ जाती है। सुमन पाल और नीरज पाल दोनों को सामने बैठा करके जो वहां के एसएचओ होते हैं वो और एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। उनके सामने एक पेपर पड़ा होता है टेबल पर। वो पेपर उनके सामने इस तरह से दिखाते हैं। वो पेपर होता है दरअसल सुमन पाल के मोबाइल का सीडीआर, जिस सीडीआर में 12:01 पर नीरज पाल से सुमन पाल की बात हुई है 5 मई 2022 की रात में। महिला जो सब इंस्पेक्टर होती है वो सुमन पाल से सवाल पूछती है कि आपने रात को 12:01 पर नीरज पाल से बात की है, और जो भी आपने बातचीत की है करीब 1-1.5 मिनट की, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है और हम उसे प्ले करके आपको सुनाना चाहते हैं। आप उसे सुनना चाहेंगे या खुद बताएंगे आप दोनों कि आप दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है। सुमन पाल डर जाती है, नीरज पाल भी डर जाता है। दोनों पूरी कहानी उगल देते हैं। नीरज पाल बताता है कि सुमन पाल के पति जितेंद्र पाल के काम तमाम होने की सूचना उसने रात को 12:01 पर सुमन पाल को दी थी। इसके बाद पूरी कहानी एक एक करके सुनाई जाती है। पुलिस जब ये कहानी सुनती है तो पुलिस भी चौंक जाती है कि कोई महिला अपने पति का इस तरह कैसे मर्डर करा सकती है। दरअसल हुआ ये कि सुमन पाल की शादी करीब 12 साल पहले जितेंद्र पाल के साथ हुई थी। जितेंद्र पाल जौनपुर का रहने वाला था और उसके पिता जो है सुरेश पाल, वो वन विभाग में नौकरी किया करते थे। शादी के करीब 1 साल बाद सुमन पाल को एक बच्चा होता है और इसी बीच जो सुरेश पाल होते हैं उनकी मौत हो जाती है।
सुरेश पाल की मौत के बाद जो अनुकंपा के आधार पर वन विभाग में नौकरी मिलती है वो सुरेश पाल के छोटे भाई को मिल जाती है। और जितेंद्र पाल उनके जो फंड वगैरह के जो पैसे होते हैं करीब 25 लाख रुपए मिलते हैं वो रख लेता है, उसमें वो अपने भाई को कोई पैसा नहीं देता है। इधर जितेंद्र पाल ने एक योजना बनाई। जितेंद्र पाल ये चाहता था कि उसकी जो पत्नी है मतलब जो सुमन पाल वो कुछ समय उसके पास रहे और कुछ समय मायके में रहे। दरअसल इसकी भी एक वजह थी। वजह ये थी कि सुमन पाल का कोई भाई नहीं था, सुमन पाल की 3 बहनें थी और उनके पास काफी प्रॉपर्टी थी। तो जितेंद्र पाल की नजर सुमन पाल के पिता की जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी पर थी। वो चाहता था कि अगर सुमन पाल अपने मायके में रहेगी तो प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा उसे मिल जाएगा। इसी योजना के तहत जो जितेंद्र पाल है वो सुमन पाल को महीनों महीनों तक अपने मायके में ही रखता था, सुमन पाल के मायके में ही रखता था और कभी कभार ही वो उनके पास जाकर के रहने लगता था। यही नहीं, जितेंद्र पाल ने सुमन पाल के मायके में बाकायदे एक अलग से घर बनवाया बगल में, उसी घर के बगल में जहां सुमन पाल अपने बेटे के साथ रहती थी और पूरा जो खेती बाड़ी होती है, जो उनके काफी लंबे चौड़े खेत थे, वो उसका काम देखती थी। जितेंद्र पाल को जब 25 लाख रुपए मिले तो उनमें से अधिकतर जो पैसा था वो सब सुमन पाल के नाम कर दिया। सुमन पाल भी कभी कभी अपने ससुराल आ जाया करती थी जितेंद्र पाल के पास, लेकिन अक्सर वो मायके में ही रहा करती थी। सुमन पाल के परिवार में और कोई ऐसा नहीं था पुरुष जो खेती बाड़ी को देख सके। तो जितेंद्र पाल और सुमन पाल ने उसी गांव के एक नीरज पाल नाम के लड़के को एक दिन बुलाया और उससे बातचीत की और उससे कहा कि तुम ये जो खेत हम लोगों का है इसको देखा करो। तो नीरज पाल इस पूरा जो सुमन पाल का उसके मायके का जो भी खेत वगैरह था वो सब देखा करता था। इसी बीच जितेंद्र पाल ने कुछ और जमीनें उसी गांव में अपने ससुराल में खरीद ली। मतलब उसकी जितेंद्र पाल की योजना थी कि वो आगे चल करके अपनी पत्नी के साथ इसी अपनी ससुराल में बस जाएगा। सुमन पाल और जो नीरज पाल जो उस गांव का लड़का होता है जो उसकी खेत वगैरह देखता है, उन दोनों के बीच अक्सर मुलाकातें होती थी, पैसे का हिसाब किताब होता था। नीरज पाल सुमन पाल को मालकिन कहता था। लेकिन कब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई और अंतरंगता हो गई ये किसी को पता नहीं चला। दोनों के बीच इतनी नजदीकियां हो गई कि अक्सर नीरज पाल सुमन पाल के घर पर ही रुक जाता था। दोनों के बीच संबंध हो गए, अवैध संबंध हो गए। इस बात की खबर किसी को नहीं लगी, लेकिन बात चूंकि गांव की थी तो छिपने वाली भी नहीं थी। एक दिन गांव के लोग कुछ लोगों को इस बात की भनक लग गई कि नीरज पाल जो उनके गांव का लड़का है और उनके गांव की ही जो लड़की है जो दूसरे गांव में ब्याही हुई है सुमन पाल, दोनों के बीच अवैध रिश्ते हैं। उसी व्यक्ति ने जितेंद्र पाल को फोन करके इसकी जानकारी दी कि तुम्हारी पत्नी का एक गांव का ही जो नीरज पाल है जो तुम्हारी खेत वगैरह का काम देखता है उसके साथ अवैध संबंध है। उसको जितेंद्र पाल को तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो गांव आया, अपनी मतलब ससुराल आया और उसने इस बारे में सुमन पाल से बात की। सुमन पाल ने इससे साफ इनकार कर दिया, लेकिन जितेंद्र पाल को ऐसा लगता था कि कोई उसकी पत्नी के बारे में इस तरह की बात क्यों कहेगा, अगर बात झूठी है तो उसे क्यों सूचना दी जाएगी। जितेंद्र पाल इस पर नजर रखने लगा और कुछ दिन के लिए वहीं रहने लगा।
इसी बीच एक दिन जितेंद्र पाल ने देखा कि नीरज पाल और सुमन पाल अवैध संबंध में बंधे हुए थे। दोनों के बीच, दोनों को मतलब आपत्तिजनक स्थिति में इसने देखा। इसके बाद जो जितेंद्र पाल ने अपनी पत्नी के साथ काफी मारपीट की और उसे काफी मारा पीटा और धमकाया। लेकिन जो सुमन पाल थी वो पलट गई। सुमन पाल ने कहा कि अब तुम हमको तलाक दे सकते हो, मैं नीरज पाल के साथ रहूंगी। जब जितेंद्र पाल ने इतना सुना तो और विवाद हो गया। दोनों के बीच कई दिन तक बातचीत नहीं होती रही। अचानक एक दिन सुमन पाल को लगता है कि जितेंद्र पाल जो उसका पति है, नीरज पाल से मिलने में एक बड़ा बाधक बनता जा रहा है। तो सुमन पाल ने नीरज पाल को फोन करके बताया कि अब जितेंद्र पाल को रास्ते से हटाना होगा। इसी बीच जितेंद्र पाल अपने गांव चला गया था। सुमन पाल ने जितेंद्र पाल को फोन किया और फोन करके अपने घर बुलाया, मतलब अपने मायके बुलाया। जितेंद्र पाल आया और घर पर ही था। जब शाम को वो कुछ सामान लेने के लिए, उसने कुछ सामान की फरमाइश की सुमन पाल ने, और इससे पहले नीरज पाल से उसकी बातचीत हो गई थी। ये सब कुछ योजना अनुसार चल रहा था। जितेंद्र पाल को सामान लेने के लिए पैदल ही घर से निकला। जैसे ही वो घर से निकला, सुमन पाल ने उसको नीरज पाल को फोन कर दिया। जब से नीरज पाल सुमन पाल के ये जो अवैध संबंध के बारे में जानकारी मिली और जब उसने खुद नीरज और सुमन को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, उसके बाद से जो जितेंद्र पाल था वो शराब पीने लगा था। वो बेसुध जैसा रहने लगा था, वो बड़ा परेशान रहने लगा था। वो सामान लेने के लिए निकला। सुमन पाल ने नीरज पाल को फोन किया। नीरज पाल ने अपनी स्कॉर्पियो उठाई और स्कॉर्पियो उठा करके उसी रास्ते से गुजरा जिस रास्ते से जितेंद्र पाल जा रहा था। जितेंद्र पाल को देख करके उसने उसको गाड़ी रोकी और उस समय नीरज पाल के साथ उसके जो 3 साथी थे वो भी गाड़ी में बैठे हुए थे। उसने जो जितेंद्र पाल है उसको आगे की सीट पर बिठाया और कहा, और हम तुमको छोड़ देते हैं जहां सामान लेने जा रहे हो। जितेंद्र पाल उनकी गाड़ी में बैठ गया और वो दुकान पर जाने की बजाय नीरज पाल ने जितेंद्र पाल से कहा कि पहले आओ हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। तो सीधे शराब की दुकान पर जाते हैं और जो नीरज पाल होता है वो पैसा देता है। जो एक उनके साथ जो लड़का होता है उसको कहता है कि 1 बोतल और 4 गिलास लेकर के आओ। वो लड़का जाता है शराब की दुकान पर, 1 बोतल और 4 गिलास लेकर के आता है और पानी की बोतल भी लेकर के आता है। वहीं पर उन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पुलिस आ जाएगी। नीरज जितेंद्र से कहता है कि यहाँ गाड़ी में बैठ करके शराब पीना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पुलिस भी आ सकती है, हम लोग आगे चल करके पीते हैं। थोड़ी दूर गाड़ी आगे बढ़ा करके वो गाड़ी जंगल की तरफ लेकर के जाता है और जंगल में वहां पर नीरज पाल के साथ 3 और साथी थे और जो जितेंद्र पाल जंगल में बैठ करके शराब पीते हैं। और वहीं पर नीरज पाल अपने साथियों के साथ जितेंद्र पाल की गला घोंटकर हत्या कर देता है और उनके शव को वहीं पर फेंक देता है। और रात को 12:01 पर सुमन पाल को फोन करता है कि काम हो गया है। यही वो रिकॉर्डिंग थी। पुलिस कहानी सुनती है और कहानी सुनने के बाद जो नीरज पाल होता है, नीरज पाल और सुमन पाल दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। उन 3 लड़कों को भी गिरफ्तार करती है जो नीरज पाल के साथ इस घटना में शामिल थे। जब ये बात जितेंद्र पाल की मां को पता चलती है मर्डर की, वो गांव भागती हुई आती है और कहती है कि अगर बेटे ने मेरी बात
मुझे इस घटना के बारे में जरा सा भी जानकारी दी होती तो आज शायद मेरा बेटा मेरे सामने होता। पुलिस गिरफ्तारी तो कर लेती है, मुकदमा तो लिख लेती है, लेकिन जो जितेंद्र पाल है उसकी बॉडी नहीं मिलती है। पुलिस के लिए भी एक चिंता की बात थी। पुलिस ने जो जंगल का इलाका है वहां पर कई दिनों तक कॉम्बिंग की, दिन भर पुलिस की 50 पुलिस वाले तलाशते रहे। अचानक एक दिन उसका जो जितेंद्र पाल जो कपड़ा पहने हुआ था वो मिलता है। उस कपड़े से उसकी पहचान होती है, बट उसकी बॉडी नहीं मिलती है। बॉडी के कुछ हिस्से इधर उधर गिरे हुए मिलते हैं। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि जंगली जानवर इस जितेंद्र पाल की बॉडी को खा गए होंगे, क्योंकि जंगली कुत्ते भी वहां पे रहते हैं और कई तरह के सुअर भी जंगली रहते हैं उस जंगल के भीतर। तो ऐसा पुलिस को लगता है कि वो बॉडी को खा गए होंगे। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद इन सबको जेल भेज दिया। आपको हम एक कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आप अपने जीवन में होने वाली कोई भी घटना से सावधान जरूर रहें। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो इस तरह की चूक, इस तरह की घटना आपके साथ भी हो सकती है। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।